अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम काल्बों की इकसाम के बारे में बहुत डिटेल से और इजी वे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काल्बों की इकसाम में सबसे पहले है कितारी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो कितारी कालिब कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डी एक कालिब जैसे हो, उसमें है 1-3-9, तो ये एक कितारी कालिब है क्योंकि इसमें एक कितार है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 1-9, ये भी एक कितारी कालिब है क्योंकि इसमें एक कितार है। उसके बाद आगे है कालमी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो कालमी कालिब कहलाता है। कितारी कालिब जिसमें सिर्फ एक कितार हो और कालमी कालिब जिसमें सिर्फ एक कालिम है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ई एक कालिब मैं लेती हूँ, उसमें है 1-2-9, तो ये एक कालमी कालिब है क्योंकि इसमें एक कालिम है। इस तरह से एक और कालिब देख लेते हैं एफ़, इसमें है 1-2, तो ये भी एक कालमी कालिब है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कालिम है। आगे है मुस्ततीली कालिब। ऐसा कालिब जिसमें कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो मुस्ततीली कालिब कहलाता है। मतलब कितारों की तादाद जो है वो कालमों की तादाद के बराबर ना हो। तो एक यहाँ पे कालिब बना लेती हूँ ई, जिसमें है 1-2-3-4-7-9, तो इसमें है दो दो कितारें हैं, 2/3 कॉलम है, इसमें 2/3। ये मरतबा वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, मतलब इसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है, तो यही मुस्ततीली कालिब होता है। तो इसी तरह से एक और अगर मैं देख लूँ, एफ़ है मेरे पास, इसमें है 1-3-9-2-6-7-8-0, बल्कि ये वाली चीज़ इसमें से निकाल देते हैं, ये इतना कर लेते हैं। तो इसमें 3 कितारें हैं और 2 कॉलम हैं, 3/2, तो ये भी एक मुस्ततीली कालिब है। उसके बाद आगे देख लेते हैं मुरब्बी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो मुरब्बी कालिब कहलाता है। तो इसकी समझ तो आपको आ गई होगी, फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है 2009, तो इसमें 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये एक मुरब्बी कालिब हो गया। इसी तरह से अगर देख लूँ मैं, ये एफ़ एक कालिब, इसमें सिर्फ एक रुकन मैं लेती हूँ 3, तो इसमें भी एक कितार है एक ही कॉलम है, तो ये भी एक मुरब्बी कालिब हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं सिफरी कालिब। ऐसा कालिब जिसमें हर रुकन सिफर हो सिफरी कालिब कहलाता है। इसकी एग्जांपल सो सिंपल है, ये भी इसमें देख लेते हैं सारे अरकान 0 होंगे, तो ये एक सिफरी कालिब। इसी तरह से एक और आप देख लें कालिब 0-0, तो ये भी एक सिफरी कालिब है। अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहें, तो ये इसमें सिर्फ एक रुकन में रखती हूँ, तो वो भी 0 है, तो ये भी एक सिफरी कालिब हो गया। मनफी कालिब आगे देख लेते हैं। अगर एक कालिब के तमाम अरकान को इनके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए तो हासिल होने वाला कालिब मनफी कालिब कहलाएगा। तमाम अरकान को इनके मनफी अंदराज में बदल देने का मतलब यह है कि जो भी अरकान है ना कालिब के अंदर, उनके साथ अगर किसी के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, मतलब उनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो हासिल होने वाला कालिब मनफी कालिब कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एम जैसे मैं एक कालिब लूँ, इसमें है -3-9-2-0, तो इसका मनफी कालिब एक ऐसा कालिब होगा, यहाँ पे माइनस कॉमा ले लेते हैं, जिसमें इसके तमाम अरकान की अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा, 0 तो वैसे ही रहता है। ये दोनों माइनस के थे, यहाँ पे ये प्लस का हो गए, इसके साथ यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। ये एम कालिब का ये एक मनफी कालिब है। तो समझ में आ गई कि ऐसा कालिब जिसमें तमाम अरकान को इनके मनफी अंदाज में बदल दिया जाए, ये इनकी सबकी अलामतें चेंज हो गई हैं, तो ये एक मनफी कालिब हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, हमारे पास है ट्रांसपोज कालिब। अगर एक कालिब की तमाम कितारों को कालमों में बदल दिया जाए तो हासिल होने वाला कालिब ट्रांसपोज कालिब कहलाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक कालिब एन बनाती हूँ, जिसमें है 1-2-6-7। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होता है कि जो कालिब हम यहाँ पे लिखते हैं उसके भी यहाँ पे टी लिख देते हैं, और जो उसका नेम होता है कोई भी, वो भी उसके ऊपर भी यहाँ पर टी लिख देते हैं। फिर ये सारे अरकान वैसे ही लिख देते होते हैं।
दूसरे स्टेप में ये, पहले स्टेप में वो जो होगा कालिब वो खुद लिखा जाएगा, दूसरे स्टेप में उसके यहाँ पे लिख के दोनों तरफ टी लगा देंगे बराबर के दोनों तरफ। फिर यहाँ पे एन के ऊपर ये टी वैसे ही रहेगा और ये जो टी है ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज क्या है कि कितारों को कालमों में बदल देना है। ये इसकी कितार है 1 6, इसको हम कालिम बना देते हैं 1 6। और ये इसकी दूसरी कितार है 2 7, इसको भी हम एक दूसरा कालिम बना देते हैं 2 7। जो पहली कितार है उसको पहला कालिम बनाएंगे। ये नहीं हम कर सकते कि पहली कितार को यहाँ पे लिख दें, पहली कितार है उसको यहाँ पे पहला कालिम बनाएंगे और उसके बाद ये जो इसकी दूसरी कितार है उसको इसका दूसरा कालिम बनाएंगे। आगे है सिमेट्रिक कालिब। ऐसा मुरब्बी कालिब जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही कालिब हासिल हो जाए सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। मतलब एक हमने कालिब लेना है, उसका हम ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि उसका आंसर वापस वही कालिब आता है कि नहीं। तो अगर वही कालिब वापस उसका आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे वो एक सिमेट्रिक कालिब है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ले लेती हूँ एक कालिब, और कालिब हमने जो लेना है वो मुरब्बी कालिब होना चाहिए। मुरब्बी कालिब हमने देखा था कि जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। तो हम यहाँ पे एक मुरब्बी कालिब लेते हैं और फिर उसका सिमेट्रिक कालिब बना के देखते हैं। यह है 1 1 और यहाँ पे 2 -3 4 9 -3 4 और 9। इसका हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने का मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ पे भी टी लिख देते हैं और यहाँ पे भी टी लिख देते हैं, ये अंदर वाले अरकान वैसे ही रहेंगे। उसके बाद अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसकी पहली कितार को पहला कॉलम बनाते हैं 1 -3 4 1 -3 और ये 4 -3 1 9 -3 1 9 4 9 2 4 9 2। अब देखते हैं कि ये वापस उसी के जैसा है कि नहीं। इसमें 1 -3 4 1 -3 4 -3 1 9 -3 1 9 4 9 2 4 9 2। मतलब ये वापस वही कालिब हमारे पास आ गया। जो एम कालिब हमने लिया था उसका ट्रांसपोज लेके भी वापस वही कालिब एम आ गया। तो यही हमारी सिक्यू सिमेट्रिक की शर्त थी कि ऐसा कालिब जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही कालिब हासिल हो जाए तो वो सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। तो ये हमने देख लिया कि एक कालिब लिया, उसका ट्रांसपोज लेके देखा है तो वो बिल्कुल उसी जैसा है। तो ये एक एम जो है ये सिमेट्रिक कालिब है। आगे हम देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। एक मुरब्बी कालिब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज हम लेके देखें तो वो -a के बराबर आए। यहाँ पे मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। ये एन कालिब एक में ले लेती हूँ, इसमें 0 0 -3 -2 -9 3 2 और 9। उसके बाद इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। ट्रांसपोज लेने का तरीका वही है, यहाँ पे ये सारे अरकान वैसे लिखते हैं। उसके बाद आगे है एन का अब ट्रांसपोज ले लेते हैं, बल्कि ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके पहले रो को इसका पहला कॉलम बना लेते हैं। 0 -3 -2 हो जाएगा 3 0 3 0 और -9। उसके बाद 2 9 और 0। अब इसमें से माइनस कॉमन हमने लेना है, तो इसके अंदर वाले अरकान जो है सारे उसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये 3 माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का हो जाएगा 0 वैसे ही, और 9 ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी प्लस का हो जाएगा और ये 9 भी प्लस का हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वापस उसी कालिब के जैसा है कि नहीं। इसमें था 0 -3 बिल्कुल ही ये वही है। 3 0 -9 3 0 -9 2 9 0 2 9 0 और इसमें यहाँ पे माइनस भी है। मतलब एक कालिब का हमने ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर -a के बराबर आ गया। ये माइनस और ये कालिब a है हमारे पास, यहाँ पे a -a के बराबर आ गया। तो यही थी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो ये मिसाल भी दे दिया आपको मैंने। उसके बाद आगे है वितरी कालिब। ऐसा मुरब्बी कालिब जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों वितरी कालिब कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ एक कालिब आई मिसाल के तौर पर। इसमें है 1 0 0 0 2 0 0 0 3।
तो इसमें उन्होंने कहा है कि वितर के जो अरकान है ना वो कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर और बाकी तमाम अरकान सिफर हों। ये बाकी अरकान है और ये है वितर के अरकान, ये गालिब का वितर होता है। तो इसके वितर के अरकान के बारे में वो कह रहे हैं कि इनमें से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए, और दो भी हो सकते हैं गैर सिफर, तीनों भी हो सकते हैं गैर सिफर। और बाकी अरकान के बारे में उन्होंने क्या कहा कि बाकी अरकान जो है सारे ही ज़ीरो होने चाहिए। तो ये होगी वितरी कालिब की एग्जांपल। इस तरह मैं एक 2x2 के अगर कालिब की आपको एक मिसाल दूँ तो इस तरह से कि ये इसके बाकी अरकान होंगे वो तो ज़ीरो ही होंगे, और ये इसके वितर वाले अरकान हैं तो वितर के अरकान में से मैंने एक हिस्सा ले लिया जो नॉन ज़ीरो है और दूसरा हिस्सा मैंने ज़ीरो कर दिया। इनमें से भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये दो हिस्से भी ज़ीरो कर सकते हैं, कम अज़ कम एक हिस्सा ऐसे छोड़ देना है जो नॉन ज़ीरो हो। आगे हम देख लेते हैं स्केलर कालिब। ऐसा वितरी कालिब जिसमें मतलब ये वितरी कालिब हो जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों। ये वितर होता है ना, तो इसके तमाम अरकान मतलब या 1 लेना है या तीनों ही हमने 2 लेना है या 3 लेना है, इस तरह मतलब तीनों अंदराज या अरकान जो है ना वितर के वो एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ वितरी कालिब स्केलर कालिब की। बल्कि बाकी तमाम अरकान तो इसके सिफर ही होते हैं क्योंकि इसने वितरी कालिब की शराइत पूरी करनी है। और ये जो वितर की बात हो रही है कि वो तमाम अरकान यकसा हों, 1 1 1 भी ले सकती हूँ, और यहाँ पे के अगर मैं ले लूँ जनरली बात करने के लिए तो ये वितर के अरकान सारे यकसा हैं वो, और बाकी वो वितरी कालिब की भी खसूसियात ये पूरी कर रहा है। आगे हम देख लेते हैं वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। एक वितरी कालिब मतलब वो वितरी कालिब भी हो जो स्केलर कालिब भी हो, स्केलर कालिब भी हो कि मतलब उसके स्केलर के तमाम अरकान एक जैसे हों और हर वितरी रुकन एक हो। वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाता है जिसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी मिसाल देती हूँ मैं, मतलब इसको आई से ज़ाहिर करते हैं, जहाँ पे भी वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब होगा उसको आई से ज़ाहिर किया गया होगा। तो ये वितरी भी हो और स्केलर कालिब भी हो। वितरी के लिए बाकी अरकान तो ज़ीरो थे और स्केलर के लिए भी यही थे, और स्केलर के लिए ये था कि ये जो वितर के अरकान है वो एक जैसे होने चाहिए, और वहदानी की शर्त है कि वो एक होने चाहिए। तो मैंने ये 1 लिख दी है। वहदानी कालिब में वितर के अरकान 1 1 होना चाहिए। वहदानी लफ्ज़ से ही पता चल रहा है वाहिद से निकला है, मतलब जैसे। और ज़रबी ज़ाती कालिब 1 को जो है ना ज़रबी ज़ाती अंसर भी हम कहते हैं, मतलब इससे कोई भी हिस्सा मल्टीप्लाई करके ना वही वापस आ जाता है। तो ये ज़्यादा ही हम आगे चल के वापस आते डेफिनेशन की तरफ। एक वितरी कालिब जो स्केलर कालिब भी हो और हर वितरी रुकन एक हो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाता है जिसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। ये आई से ज़ाहिर किया है और ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है वहदानी कालिब, और बाकी अरकान ज़ीरो हैं। यहाँ तक होगी कालिब की सारी डेफिनेशंस, हमने उसकी एग्ज़ाम की देख ली हैं और साथ साथ में एग्जांपल भी देख लिए हैं। आपको याद भी होगी, साथ में याद भी हो गई होंगी और समझ भी आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालिब, कितारी कालिब, कालमी कालिब और सिफरी कालिब की शनाख्त और तस्दीक भी कीजिए। तो यहाँ पे ये कालिब मैंने नोट किए हैं, तो इसमें से ये पार्ट 1 देखते हैं। इसमें सारे अरकान इसके सिफर हैं, तो जिसमें सारे अरकान सिफर थे वो हमने देखा था कि वो सिफरी कालिब होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक सिफरी कालिब है। उसके बाद ये पार्ट बी है, इसमें सिर्फ एक ही तार है, तो एक ही तार वाला हमने देखा था कि कितारी कालिब होता है, कितारी कालिब है ये। उसके बाद ये कालिब सी देखते हैं, इसमें सिर्फ एक कालिम है, तो एक कालिम वाला हमने देखा था कि वो कालमी कालिब होता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि कालमी कालिब है। उसके बाद कालिब डी है, इसमें इसके वितर के अरकान दोनों 1 हैं, तो वितर के अरकान 1 में ये हमने पढ़ा था कि वो वहदानी कालिब होता है, वहदानी कालिब। उसके बाद कालिब ई देखते हैं, इसमें सिर्फ एक रुकन है और वो भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी एक सिफरी कालिब है। उसके बाद कालिब एफ़ देख लें आप, इसमें सिर्फ इसकी एक की तार है, कालिम इसका एक है। कितारें जितनी मर्जी हों लेकिन कालिम अगर एक हो तो हमने वो पढ़ा था कि वो कालमी कालिब होते हैं। ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी तरह ईजी सा है। इसमें है कि हमने मुरब्बी, मुस्ततीली, कितारी, कालमी और वहदानी और सिफरी कालबों की निशानदही करनी है कि इनमें से कौन कौन से ये कालिब की कैटेगरी में जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं पार्ट 1 इसका। ये एक मुस्ततीली कालिब होगा क्योंकि मुस्ततीली कालिब में ये होता है कि कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती, तो इसमें भी 2 कितारें हैं और 3 कालम हैं।
तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं कि ये एक मुस्ततीली गालिब है, मुस्ततीली गालिब। उसके बाद इसका देखते हैं पार्ट 2। ये एक कालमी गालिब होगा क्योंकि इसमें एक कालिम है, और ये साथ में एक मुस्ततीली गालिब भी होगा क्योंकि मुस्ततीली गालिब का क्या था कि कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, तो इसमें 3 कितारें हैं और एक कालम है। ये मुस्ततीली गालिब भी हुआ और कालमी गालिब तो ये है ही, दोनों इसके नाम हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कालमी गालिब पहले, कालमी गालिब, और साथ में ये एक मुस्ततीली गालिब भी है, मुस्ततीली गालिब। और उसके बाद है इसका पार्ट 3। ये एक मुरब्बी गालिब होगा क्योंकि इसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मुरब्बी गालिब। उसके बाद देख लेते हैं आगे, यहाँ पे पार्ट नंबर इसका 4। तो ये एक वहदानी गालिब होगा। वहदानी गालिब में वितर के अरकान जो होते हैं वो दोनों 1 होते हैं, तो ये एक वहदानी गालिब है। साथ में ये एक मुरब्बी गालिब भी होगा क्योंकि इसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर है, तो इसके 2 नाम हो गए। पहला है मुरब्बी गालिब गालिब, और साथ में ये एक वहदानी गालिब भी है, गालिब। उसके बाद पार्ट 5 देख लेते हैं इसका। इसमें कितारें 3 हैं और कालम 2 हैं, मतलब ये मुस्ततीली गालिब है। इधर लिख देते हैं मुस्ततीली गालिब, कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है इसकी, गालिब। उसके बाद इसका पार्ट 6 है। इसमें एक कितार है, इस वजह से ये कितारी गालिब हो गया, और ये मुस्ततीली गालिब भी होगा क्योंकि इसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है। तो पहला इसका नाम है कितारी गालिब, गालिब, और दूसरा इसका नाम बना है मुस्ततीली गालिब, गालिब। उसके बाद इसका पार्ट 7 है। ये एक कितारी कालमी गालिब होगा क्योंकि इसमें एक कालिम है, कालमी गालिब। और उसके बाद है ये पार्ट नंबर 7 इसका 8। इसमें 3 ही इसकी कितारें हैं और 3 ही कालम हैं, तो ये एक मुरब्बी गालिब होगा, गालिब। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। इसमें सारे अरकान सिफर हैं, तो वो सिफरी गालिब होता है जिसके सारे अरकान सिफर होते हैं, तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सिफरी गालिब है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है कि नीचे दिए हुए कालमों में से वितरी, स्केलर और वहदानी कालमों की शनाख्त कीजिए। तो हम पहले ये 5 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, इनमें से पहले देख लेते हैं कि वहदानी कालिब कौन सा है। तो वहदानी कालिब का ये था कि वितर के अरकान जो है ना वो 1 होने चाहिए, तो ये इसके भी 1 नहीं है वितर के अरकान, इसके भी वितर के अरकान 1 नहीं है, ये 1 है। तो यहाँ पे इसका लिख लेते हैं कि ये एक वहदानी कालिब है, वहदानी कालिब। और उसके बाद देख लेते हैं ये भी नहीं है कि इसके भी नहीं यहाँ पे 1 है और इसके भी यहाँ पे 1 नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि इनमें से स्केलर कौन सा है। स्केलर के लिए हमने देखा था कि वितर के अरकान एक जैसे होने चाहिए, बाकी जो अरकान है वो तो सिफर होने ही है, तो ये एक स्केलर कालिब होगा क्योंकि इसके वितर के अरकान दोनों 4 हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक स्केलर कालिब है, स्केलर कालिब। उसके बाद ये देख लेते हैं ये भी एक स्केलर कालिब नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस, ये एक जैसे नहीं है। ये भी स्केलर कालिब नहीं है बल्कि ये स्केलर कालिब है, ये दोनों 1 1 है ना, स्केलर कालिब। उसके बाद ये देख लेते हैं ये भी स्केलर कालिब नहीं है, और यहाँ पे अगर देखें इन दोनों को मैं करती हूँ माइनस, तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे 0 0 ही है। इन दोनों को प्लस करती हूँ तो यहाँ पे भी 2 बन जाएगा, तो ये भी एक स्केलर कालिब है, कालिब। और उसके बाद एक चीज़ हमारी रहेगी कि अब हमने देखना है वितरी कालिब कौन से हैं, तो लाइन वाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक वितरी गालिब है क्योंकि वितरी गालिब में हमने देखा था कि वितर के अलावा जो बाकी अरकान है वो सारे 0 होने चाहिए, और वितर के अरकान के बारे में ये था कि वितर के अरकान में से कम एक रुकन हो जो गैर सिफर हो, और दोनों भी गैर सिफर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैर सिफर हैं, तो ये एक वितरी गालिब होगा, वितरी गालिब।
और ये देख लेते हैं, ये भी इसके दोनों अरकान गैर सिफर है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो ये भी वितरी कालिब हो गया। इसी तरह से ये तो है ही वितरी कालिब, क्योंकि इसके साथ में वहदानी भी है और स्केलर भी है, ये वितरी कालिब भी है, कालिब। इसके बाद ये देख लेते हैं, ये ठीक है, वितर के अरकान में से एक हिस्सा तो ज़रूर ही ज़ीरो होना चाहिए और दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, इसका एक है तो ठीक है, ये भी वितरी कालिब है, कालिब। इसका देख लेते हैं, ये अगर जो स्केलर है लेकिन वितरी कालिब के हिसाब से देखना है हमने कि वितर के अरकान में से कम से कम एक रुकन या फिर दोनों ही बेशक या फिर तीनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों, तो ये भी वितरी कालिब हो गया, वितरी कालिब। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, बहुत इजी था। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें उन्होंने कहा है कि दिए हुए कालबों के मनफी कालिब मालूम कीजिए। ये 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो इनके हमने मनफी कालिब बनाने हैं। तो देख लेते हैं पहले ये इसका पार्ट ए। इसमें सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको साथ में बताती हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज पेपर में 2 नंबर का सवाल आ जाता होता है। तो इसमें सिंपल आपने ये नहीं करना कि इस कालिब का मनफी कालिब बस बना दिया और वो उसका आंसर है। मैं आपको इसको हल करने का तरीका भी बताती हूँ। पहले ये सॉल्व लिखे हम शुरू करेंगे कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन वैसे ही आपने उतार लेना है इस तरह से 1 0 -1, वैसे ही क्वेश्चन उतार लिया। उसके बाद अगले स्टेप में इसको हल करना है कि ये ए है कालिब, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर आ जाएगा 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा 0 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये है इसका आंसर। पहले स्टेप में क्वेश्चन वैसे ही उतारना है, अगले स्टेप में उसका मनफी कालिब लेना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट बी देख लेते हैं इसका। इसमें भी वैसे ही सॉल्व लिख के हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे और फिर ये वैसे उतार लेंगे बी पार्ट। इसमें है 3 2 -1 और ये 1 है, और फिर अगले स्टेप में इसका मनफी कालिब बना लेंगे। तो इसके सारे अंदराज जो हैं वो उनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। बस यही इसका आंसर है। आगे है पार्ट सी हमारे पास। इसमें भी पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इसका सी कालिब वैसे उतार लेंगे 2 3 6 2, और फिर अगले स्टेप में इसका मनफी कालिब बना लेंगे माइनस कॉमन लेके। ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 -6 और -2 हो जाएगा। ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 3 भी हो गया। उसके बाद ये डी वाला, इसमें भी सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और फिर ये डी वाला कालिब वैसे उतार लेंगे -3 -4 2 5, और फिर अगले स्टेप में इसको हल कर लेंगे, मतलब इसका मनफी कालिब बना लेंगे। ये 3 हो जाएगा 4, ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 5। तमाम अरकान को इनके मनफी अंदाज में बदल दिया। उसके बाद ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट। इसमें भी ये सॉल्व लिख के ये ई वैसे ही पहले कालिब उतार लेंगे हम 1 2 -5 और 3। फिर अगले कालिब में ये, मैं नीचे जगह नहीं है ज़्यादा तो मैं आगे कर लेती हूँ कि ये ई इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये इसका मनफी कालिब बन जाएगा -1 -2 5 के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्लस आ गया, और ये 3 माइनस का हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा है कि नीचे दिए हुए कालबों के ट्रांसपोज कालिब मालूम कीजिए। तो इसमें पहले ये पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं। इसमें पहले सॉल्यूशन लिख लेना है और फिर उसके बाद वो जो होगा कालिब उसको वैसे ही उतार लेना है 0 1 -2, और फिर अगले स्टेप में जैसे मैंने बताया था कि दोनों तरफ टी लिख देना है इसके, यहाँ पे भी और इस तरफ भी 0 1 और -2। फिर अगले स्टेप में ये जो ए कालिब है इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसमें बल्कि ये इस तरह से होगा, ये पहला इसका जो कॉलम है एक ही कॉलम है और उसको कितार बना देते हैं 0 1 -2। तो ये हो गया कालिब ए का ट्रांसपोज। कितारों को कालमों में तब्दील करना होता है या फिर कालमों को कितारों में, एक ही बात है। तो इसका एक कॉलम दिया होता, हमने इसको कितार में तब्दील कर दिया बस। उसके बाद ये पार्ट बी है इसका। इसमें भी यहाँ पे पहले सॉल्व लिख के हम सॉल्यूशन लिख के शुरू करते हैं। पहले स्टेप में बी को वैसे ही उतार लेंगे, जो कालिब है 5 1 -6
और फिर अगले स्टेप में डी के जो यहाँ पे भी टी लिख देते हैं और इसके ये सारे अरकान 5, 1, -6 वैसे ही लिख के इसके भी यहाँ पे टी लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो इसकी कितार है तो इसको इसका कॉलम बना देंगे हम इस तरह से 5, 1, -6। ये हो गया क्वेश्चन, ये इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है, बस इसका आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं इसका सी, ये पार्ट हमारे पास, इसमें भी सॉल्व लिख के हमने सोल्यूशन लिख के ये क्वेश्चन वैसे ही उतार लेना है पहले इस तरह से 1, 2, यहाँ पे 2 है, -1, 3 और फिर 0। अगले स्टेप में सी के भी ऊपर टी लिख देते हैं और ये इसके सारे अरकान वैसे ही लिख के उनके ऊपर भी टी। फिर उससे अगले स्टेप में सी के ऊपर तो टी रहेगा और इसका जो है कालिब उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली की तार थी 2, 1, इसको पहला कॉलम बना देते हैं 1, बल्कि 1, 2 थी, ये 1, 2 बना देते हैं और 2 -1 था, हम -1, 2 और ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये तीसरी की तार है इसकी 3, 0, ये तीसरा कॉलम बन गया। बस इस तरह से पहली की तार को पहला कॉलम, दूसरी की तार को इसका दूसरा कॉलम और तीसरी की तार को इसका तीसरा कॉलम बना देना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये इसका पार्ट सी भी हल हो गया। उसके बाद ये देख लेते हैं डी, इसमें भी सॉल्व लिख के हमने पहले डी कॉलम जो है वो वैसे ही लिख लेना है। इसमें इसके अरकान है 2, 3, 0 और 5 और फिर उसके बाद डी के इधर भी टी लिख देते हैं और इस तरफ भी डी के ये जो कालिब है उसके ऊपर टी लिख देते हैं। ये सारे अरकान वैसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद ये डी के ऊपर टी आ गया कि इस कालिब का हमने ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ से ये टी ख़त्म हो जाएगा। और ये इसकी पहली की तार है 2, 3 है, इसमें इसको पहला कॉलम बना देते हैं 2, 3, 0, 5। दूसरी की तार है, इसको 2, 0, 5 इसका दूसरा कॉलम बन गया। तो यहाँ पे इसका डी पार्ट भी हल हो गया। उसके बाद आगे है इसका ई पार्ट, इसमें भी सॉल्व लिख के हमने सॉल्यूशन लिख के पहले ये पार्ट वैसे ही उतार लेना जो इसका ई दिया हुआ है। हमें ये यहाँ पे उतारेंगे 2, 3, -4 और 5। फिर ये ई के ऊपर यहाँ पे भी टी लिखा जाएगा कि ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका और यहाँ पे भी टी लिखा जाएगा। और फिर अगले स्टेप में ई का ट्रांसपोज हम ले लेंगे। ये पहली की तार है 2, 3, इसको पहला कॉलम 2, 3 बना देते हैं। ये 4 और -4, 5, -4 और 5 ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ई भी हल हो गया, इसका ई पार्ट। उसके बाद एफ़ है हमारे पास, इसको भी सॉल्व लिख के इसका पार्ट एफ़ जो है वो वैसे ही उतार लेंगे हम। इसमें है 1, 2, 3 और 4। अगले स्टेप में वही काम रिपीट करना है कि यहाँ पे भी टी लिख लेते हैं और इस तरफ भी इसका यहाँ पे टी लिख लेते हैं। बाकी अरकान वैसे ही अंदर वाले लिख लेंगे और फिर अगले स्टेप में एफ़ का ट्रांसपोज हम ले लेंगे। ये पहला है इसका 2, 1, पहली की तार है 2, 1, 1, 2 बल्कि 1, 2, ये इसका पहला कॉलम बन गया और दूसरी की तार है 3, 4, 3, 4 ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उन्होंने दो कालिब दिए हैं ए और बी और उसके बाद कहा है कि तस्दीक करें ये कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। पहले इसकी ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ये है, ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो इसको हल करके देख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को कि वो आपस से राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। इसको हल करने के बहुत से मेथड होते हैं लेकिन जो मैं समझती हूँ कि सबसे आसान है ना वो आपको करवा देती हूँ। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। पहले इसमें हमने कालिब ए लेना है। ए हमारे पास कालिब किसके बराबर है, इस ये ऊपर लिखा है और लिख लेते हैं कि 1, 2, 0 और 1 और फिर इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये ठीक इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये वैसे ही इसमें से ट्रांसपोज लेने के 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे, वो जहाँ पे भी ट्रांसपोज लेना वो तीनों स्टेप करने, कोई भी स्टेप उसमें से छोड़ना नहीं है। ये आगे टी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसकी पहली की तार इसका पहला कॉलम बन जाएगा 1, 2 और ये 0, 1, 0, 1 ये इस तरह से ट्रांसपोज ले लिया है। ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो आंसर है मतलब ये ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी मज़ीद ट्रांसपोज आगे हमने लेना है। तो ये ए के जो ट्रांसपोज है उसका भी मज़ीद ट्रांसपोज लेना है। तो ये वाला आंसर आया था ए के ट्रांसपोज का, अब इसका भी आगे ट्रांसपोज लेना है 2, 0, 1।
इसका टी ये वैसे ही पहले लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं ए के ट्रांसपोज का मज़ीद आगे ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने लिखा था, अब इसका ले लेते हैं कि ट्रांसपोज ले लिया इस वाले कालिब का। ये था यहाँ पे 1 0, तो ये पहली कितार को पहला कॉलम बनाना है हमने। यहाँ पे हो जाएगा ये पहला कॉलम 1 0। ये दूसरी कितार है 2 1, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1। पहले हमने ये ए लिया है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में उन्होंने कहा था, पहले हमने ए कालिब ले लिया और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो लेना था, तो ये हमने ट्रांसपोज ए का ले लिया। और फिर ए के ट्रांसपोज का मज़ीद आगे ट्रांसपोज लेना था, तो हमने उसका मज़ीद आगे ट्रांसपोज ले लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर आया ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड बल्कि ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए, राइट हैंड साइड ए है, तो ए कालिब ये है हमारे पास, इसमें है 1 0 2 1। तो देख लेते हैं अब के लेफ़्ट हैंड साइड जो इसको 1 का नाम दे लेते हैं ना, इसको 2 का, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। इसमें है 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 बल्कि, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ए का ट्रांसपोज लेके उसको आगे मज़ीद ट्रांसपोज लें तो वापस ए के ही बराबर आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पस साबित हुआ कि जो ये ए का ट्रांसपोज का मज़ीद आगे ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आगे है। बस यही है क्वेश्चन नंबर 6 का ये पहला पार्ट। आगे हम ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस ए की जगह पे बी लिख दिया है। तो इसका पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ये है बी का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो इसमें पहले बी जो है कालिब वो लिख लेते हैं। बी है मेरे पास 1 1 2 और 0, और आगे है बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। ये 1 1 2 और 0, अगले स्टेप में बी का ट्रांसपोज ले लेंगे 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 0, और फिर अब आगे ये वाली चीज़ का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, ये बी के ट्रांसपोज का मज़ीद आगे ट्रांसपोज। तो ये बी का ट्रांसपोज है, इसका आगे ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो आंसर आया था बी के ट्रांसपोज का उसका भी आगे यहाँ पे टी लिख देंगे। 1 1, ये 2 है 0, यही वाला कालिब यहाँ पे दोबारा लिख दिया। तो आगे अब इसको हल कर लेते हैं। बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। पहली कितार को पहला कॉलम बना लेते हैं। 1 2 हो जाएगा 1 0, यहाँ पे 1 0 दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड हल। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, और फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। हमारे पास बी है, बल्कि राइट हैंड साइड ये है बी, और बी हमारे पास कालिब है ये ऊपर 1 1 2 और 0। इसको हम ये राइट हैंड साइड है हमारी, इसको 2 का इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। और फिर अब देख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 1, ये 1 1 2 और 0 2 और 0, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बस साबित हुआ कि 1 और 2 से कह लेते हैं कि बस 1 और 2 जो इक्वेशन हमने बनाई थी 2, इनको देख के पता चल रहा है, साबित हो गया है कि साबित हुआ कि ये जो क्वेश्चन था बी के ट्रांसपोज का मज़ीद ट्रांसपोज वो बी के बराबर आ गया है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। तो इसकी आप अच्छी से प्रैक्टिस करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।